हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम वॉइस है और हम लोग वॉइस के कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझ गए थे। पिछले क्लास में हम लोग देख लेते थे कि वॉइस को कितने ग्रुप में बांटा जाता है। वॉइस को दो ग्रुप में बांटा जाता है, ये हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, ठीक है ना। एक्टिव एंड पैसिव, कौन कौन से दो ग्रुप हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। इसमें हम लोग देखे थे डूअर इज मोर इम्पॉर्टेंट। ज़्यादा मैं नहीं लिख रहा हूँ, बस संक्षिप्त में थोड़ा सा आपको मैं समझा दे रहा हूँ, रिकैप्चुलेशन कर दे रहा हूँ ना। और दूसरा समझे थे इसमें पैसिव में क्या, वर्क डन इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक की बात हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि वॉइस को देखे थे दो ग्रुप में बांटा जाता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस मतलब सक्रिय, चंचल, ठीक है ना। और पैसिव वॉइस कहें तो सुस्त, निष्क्रिय, ठीक है। तो कौन, यानी कि इसमें एक्टिव वॉइस में जो है सो सब्जेक्ट यानी डूअर बोले तो कौन, डूअर बोले तो सब्जेक्ट जो है वह एक्टिव रहता है, चंचल रहता है, सक्रिय रहता है। और पैसिव में डूअर को सुस्त कर दिया जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है, उसे शांत कर दिया जाता है, ठीक है ना। और उसमें जो वर्क डन है, वर्क डन को ज़्यादा हम लोग महत्व देने लग जाते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, वर्क डन जो काम किया जाता है ना, उससे हम ज़्यादा महत्व देते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो ये हमारी पिछले क्लास की बातचीत थी। इसी में फिर हम लोग स्ट्रक्चर को समझे थे। स्ट्रक्चर में देख पाए थे क्या दोस्तों कि स्ट्रक्चर हमारा था सब्जेक्ट प्लस HV प्लस MV प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा था एक्टिव वॉइस का, ठीक है ना, एक्टिव वॉइस का था ये। और पैसिव वॉइस का था हमारा ऑब्जेक्ट प्लस चेंज्ड बोले तो बदला हुआ ना, चेंज HV बदला हुआ हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सुटेबल प्रीपोजिशन, सुटेबल प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट लिखते हैं दोस्तों, इसी को हम एक नाम, अलग नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं एजेंट, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था पैसिव वॉइस का। किसी का था ये स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर था, जो हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। यहाँ तक की बात, ये पिछले पार्ट की ही बातचीत है दोस्तों। तो ये जो हमारा बातचीत हुई थी पिछले क्लास में, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में क्या देखे कि सब्जेक्ट जो है सो सेंटेंस का भी यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, क्या कि जो एक्टिव वॉइस है इसमें सब्जेक्ट को हम सेंटेंस के शुरुआत में लिख रहे थे। क्या कर रहे हैं, एक्टिव वॉइस को सब्जेक्ट के शुरुआत में लिख रहे हैं, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, सेंटेंस के लास्ट में ला रहे हैं। यानी एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट शुरू में होता है, स्टार्टिंग में होता है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में होता है। इसीलिए वहाँ पे उसको एजेंट कहते हैं। सब्जेक्ट न कहकर क्या करते हैं, एजेंट। यानी एजेंट कहें तो मतलब कि जिसके द्वारा काम कराई जाती है, ठीक है, जिसके द्वारा काम कराई जाती है उसे हम एजेंट बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि जो भी वर्क डन हुआ है वह पहले होगा। काम क्या, कौन सा काम किया गया, वह चीज़ को, उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस के शुरुआत में लिखेंगे, पहले लिखेंगे, पैसिव वॉइस में। यहाँ तक की बातचीत हम लोग कर लिए थे। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जब बातचीत करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक रूल आया है, लिखा हुआ है चीज़, क्या, एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखा हुआ है, वह है चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब, यानी बदला हुआ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम लोग कैसे बदलते हैं, कैसे चेंज करते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में हम लोग अब समझने की कोशिश करने जा रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक की बातचीत पिछले क्लास में हुई थी, पिछले पार्ट में। आज मैं आपके लिए लेकर आता हूँ नेक्स्ट पार्ट आया हूँ, जिसका नाम है
जिसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं, चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे चेंज होगा, और जब ये हेल्पिंग वर्ब चेंज करने की बात करें दोस्तों, इसको सीखने सिखाने की बात करें हम लोग, तो इसमें हमें एक चीज़ आना चाहिए, वह है क्या, टेंस। इसको सीखने के लिए हम लोग को एक चीज़ आना चाहिए, वह क्या है, टेंस। टेंस अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात, और नहीं आती है तो फिर आप ध्यान से देखेंगे ताकि आप टेंस भी अच्छे से सीख जाओ। यहीं पे ध्यान से अगर आप देखेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे तो अभी का अभी आपका टेंस भी क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखिए। क्या है हमारा टेंस। इसी की बात करें तो इसको एक्टिव वॉइस में भी बात करेंगे। एक्टिव वॉइस मतलब शॉर्ट में मैं ए भी लिखा हूँ, ए फॉर एक्टिव, वी फॉर वॉइस। फिर इसी का हम बनाएंगे क्या, पैसिव वॉइस दोस्तों, पी भी, पैसिव वॉइस। ठीक है ना। आइए, सबसे पहला टेंस हमारा है दोस्तों, वह है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला टेंस कौन सा हमारा है, आप जानते हैं, सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। आज हम सबसे पहले उसी से शुरुआत करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव की बात करें तो इसमें आप स्ट्रक्चर जानते हो क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या फिर एस और ईएस फॉर्म। ठीक है ना, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं क्या, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा एक्टिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी का पैसिव जब बनाएं तो देखो, ये तो हो गई बात। तथा इसके क्या है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जब बनाते हैं तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे क्या यूज करते हैं दोस्तों, डू और डज। क्या यूज करते हैं, डू और डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं हम लोग हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव और अफर्मेटिव बनाने के, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जब बनाना होता है तब डू और डज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। पैसिव जब बनाने की बात करें तो इसका पैसिव बनेगा दोस्तों कैसे, तो इसका पैसिव बनाएंगे हम लोग ऐसे। इसमें हेल्पिंग वर्ब अपने से हम यूज करेंगे, होगा ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के लिए यहाँ पे एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब हमारा इज एम आर लगेगा, प्रेजेंट होने के नाते। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, तो इज एम आर प्रेजेंट फॉर्म ही होते हैं हेल्पिंग वर्ब का, इसलिए इसको हम प्रेजेंट होने के लिए ले लिए, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस बनने के लिए, पैसिव वॉइस बनने के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म होना आवश्यक है ना, प्लस सुटेबल प्रीपोजिशन। अब सुटेबल प्रीपोजिशन बोले तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी लगा देंगे हम लोग, प्लस एजेंट। सब्जेक्ट ना बोलकर मैं यहाँ पे एजेंट बोल रहा हूँ दोस्तों, या ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ सब्जेक्ट। ठीक है ना, तो ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ पैसिव वॉइस की। किस चीज़ का है स्ट्रक्चर, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। क्लियर, यहाँ तक की बातचीत आपको समझ में आ रही है सबको अच्छे से। चलिए अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, है ना। एग्जाम्पल देखेंगे तो कुछ ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। जैसे मैं बोलूँ राहुल सिंग्स अ सॉन्ग। अब यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, तो राहुल हमारा क्या हुआ, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया सिंग्स वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, प्लस ये हो गया ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का V1 या V5, तो यहाँ पे V5 लग गया प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारा अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो यहाँ कंप्लीट फॉलो हो रहा है। क्लियर है ना। अब देखिए इसका जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव इसका क्या बनता है दोस्तों, तो इसका पैसिव बनेगा, पहले क्या होता है ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है अ सॉन्ग। इसको यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अ सॉन्ग को सेंटेंस के शुरुआत में लिखेंगे। ठीक है ना, इसको क्या करेंगे सेंटेंस के शुरुआत में यहाँ लेकर आइए, लिखेंगे अ सॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो राहुल, ये जो फर्स्ट फॉर्म हमारा है, अब एक्टिव वॉइस की जब बात करें तो एक्टिव वॉइस में जो वर्ब यूज करते हैं ना वो सब्जेक्ट के अनुसार, राहुल था सब्जेक्ट, इसलिए इस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए इसके आधार पे हम वर्ब का फर्स्ट
फॉर्म ना यूज करके वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किए। क्या यूज किए? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होने के कारण हमारा वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज हुआ है, एस और ईएस वाला फॉर्म, ठीक है। लेकिन अब हमारा यहाँ सब्जेक्ट के प्लेस पे तो ये आ गया ना, अ सॉन्ग आ गया, इसलिए अब इसके आधार पे हम जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो अ सॉन्ग एक गाना, अब अ सॉन्ग के साथ क्या यूज करेंगे? इज या एम या फिर आर, तो नहीं तो एम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एम सिर्फ और सिर्फ आई ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ एम यूज होता है, बाकी किसी के साथ नहीं। और आर का प्रयोग किया जाता है प्लूरल के साथ, तो हमारा अ सॉन्ग बोल रहा है, अ सॉन्ग तो प्लूरल है नहीं, वो तो सिंगुलर है, इसलिए इसके आधार पर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो कौन सा होगा? हमारा हेल्पिंग वर्ब जो यूज होगा वह होगा इज। अ सॉन्ग इज क्या? वर्ब का थर्ड फॉर्म, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? संग। किसके द्वारा? अब यहाँ पे सुटेबल प्रीपोजिशन की जब बात करें दोस्तों, तो सुटेबल प्रीपोजिशन आपको मैं बताया था क्या कि पार्ट 1 में ही बताया था कि सुटेबल प्रीपोजिशन कुछ लगाते हैं किसके किसके साथ में। देखिए इधर कुछ प्रीपोजिशन लिख दे रहा हूँ आपको, जो जो प्रीपोजिशन लगते हैं ना। बाय, बाय लगता है लिविंग बीइंग के लिए, लिविंग बीइंग हो तो बाय लगाएंगे। इसके बाद विथ, विथ लगाते हैं किसके साथ? इक्विपमेंट, मतलब नेम ऑफ इक्विपमेंट या टूल्स या इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं ना, इक्विपमेंट भी कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट और टूल्स। इसके बाद हम यूज करते हैं इन प्रीपोजिशन का, इन यूज करते हैं क्या? नेम ऑफ मीडियम के लिए, ठीक है। इसके बाद हम प्रीपोजिशन एट यूज करते हैं, सॉरी टू, टू यूज करते हैं, वो हो गया समथिंग, समथिंग के लिए टू लगाते हैं। टू लगता है कुछ खास वर्ब के साथ दोस्तों, क्या होता है? टू लगता है कुछ खास वर्ब के साथ, जैसे में हो गया नो, रिस्ट्रिक्ट हो गया, और एक होता है कन्फाइन, कन्फाइड, ठीक है। क्या होता है? सॉरी कन्फाइन बोला ना, कन्फाइन। चलिए तो ये चीज़, और एक और हो गया एट, एट बोले तो वह समथिंग, मतलब समथिंग कहें तो बाकी इन सब को छोड़कर जो बाकी चीज़ बच जाते हैं उनके साथ हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक की बातचीत आपको पिछले पार्ट में ये बात मैं बताया हूँ, पार्ट 1 में, यानी मैं कौन सा पार्ट में? पार्ट 1 में मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको अभी यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देने वाला हूँ, जिसलिए मैं लिख दिया ना आपके सामने, ताकि आपको समझने में दिक्कत न हो दोस्तों। आइए तो यहाँ पे आप देखिए, राहुल सिंग्स अ सॉन्ग इज संग। अब यहाँ पे सुटेबल प्रीपोजिशन क्या लगाएं? राहुल, राहुल हमारा सब्जेक्ट है, तो जो राहुल है सब्जेक्ट, वो राहुल क्या होगा? लिविंग बीइंग है या फिर नॉन लिविंग? तो आपको पता चल रहा है कि राहुल किसी का नाम है, और वह नाम किसका है? तो कोई एक आदमी का, कोई व्यक्ति का, और वह व्यक्ति जो होगा वह कोई ना कोई लिविंग बीइंग होगा, इसलिए यहाँ पे हम प्रीपोजिशन बाय लगाएंगे, ठीक है ना। कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? बाय लगाएंगे, क्योंकि यह भी एक लिविंग बीइंग है, ठीक है। चलिए अगला एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, वह हमारा है एग्जांपल, ही किल्स अ स्नेक, ठीक है। ही किल्स अ स्नेक, क्या लिखा मैंने? ही किल्स अ स्नेक, वह सांप, एक सांप मारता है, ठीक है। अब इसकी जब पैसिव बनाने की बात किया जाए तो फिर क्या होगा? फिर से वही सेम बात, क्या सेम बात कि अ स्नेक को सेंटेंस के शुरू में ले आइए, लिखिए अ स्नेक, ठीक है। और अ स्नेक जब बात किए तो ये एक स्नेक हो गया, सिंगल है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आएगा, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज यूज किया जाएगा। अ स्नेक, और किल का थर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं ना इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो किल का थर्ड फॉर्म क्या होगा? किल्ड, आपको पता है सभी को। चलिए वेरी नाइस, किल्ड
अब बताइए ये जो लिख रहा है ही किसके लिए यूज हुआ है? ही जो मारने वाला व्यक्ति है वह कौन होगा? कोई पर्सन होगा या फिर कोई वस्तु होगा? तो यह कोई ना कोई तो पर्सन है ना, पर्सन है यानी लिविंग बीइंग है, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे बाय हिम। ठीक है, क्या लिखेंगे? बाय हिम। कोई दिक्कत है दोस्तों यहाँ तक? चलिए अब आगे हम बात करें। अब ये पे देखेंगे कुछ एक बात आ गई, यहाँ पे ही लिखा हुआ था, यहाँ पे ही लिखा हुआ था, इसके बदले में हम लोगों ने यहाँ बदल के हिम लिखा। अब ये क्यों होता है? आइए इसको भी मैं आपको आपके सामने लिखता हूँ। यहाँ पे कॉलम बना रहा हूँ ना, इधर लिख रहा हूँ सब्जेक्ट और इधर लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट फॉर्म में और ऑब्जेक्ट फॉर्म में क्या होता है? तो सब्जेक्ट में अगर आई रहे तो उसका ऑब्जेक्ट होता है मी, वी रहा तो उसका होता है अस, यू रहा तो उसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है दोस्तों। ठीक है, ही रहा तो इसका ऑब्जेक्ट हिम होता है, सी रहा तो इसका ऑब्जेक्ट हर होता है। ठीक है ना, ईट रहा तो इसका ऑब्जेक्ट ईट ही होता है, ईट का ईट होगा ना, इसमें बदलाव नहीं होते हैं। और दे रहा दोस्तों तो इसका ऑब्जेक्ट देम होता है। और कोई नाम रहा नाम, तो नाम का ऑब्जेक्ट सेम वही नाम होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं किए जाते हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ तक की बातचीत तो आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो अगर अब यहाँ पे देखेंगे क्या समझे हम लोग कि यदि सब्जेक्ट में हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या हो? आई हो, अगर उसे ऑब्जेक्ट बनाना हो तो मी कर देंगे। सब्जेक्ट आई हो और उसे ऑब्जेक्ट बनाना हो तो मी करेंगे। और अगर मी दिया हो सब्जेक्ट पे, सॉरी ऑब्जेक्ट में, इसे सब्जेक्ट बनाना हो तो फिर हम आई कर देंगे। क्या कर देंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो मी, और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो आई। ठीक है, इस तरह से हम लोग चेंज करते हैं। अब इसी बात को देखने के बाद एक बात हमें समझ में आया दोस्तों, एक कंक्लूजन निकल के आता है। और वह कंक्लूजन क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, वह आप यहाँ पे ध्यान देंगे। मैं यहाँ पे एक बॉक्स में बता रहा हूँ क्या, कि जब भी किसी प्रीपोजिशन के बाद, ध्यान देना क्या बता रहा हूँ मैं, किसी भी सेंटेंस में यदि कोई प्रीपोजिशन यूज हुआ है तो उस प्रीपोजिशन के बाद जो प्रोनाउन आएंगे ना, उस प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो प्रोनाउन होगा वह हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? वह हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। क्या होता है दोस्तों? किसी भी सेंटेंस में यदि प्रीपोजिशन यूज हुआ है और प्रीपोजिशन के बाद कोई प्रोनाउन का फॉर्म यूज करना है तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है। कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो यूज हुआ है बाई, तो बाई एक प्रीपोजिशन है ना, बाई एक प्रीपोजिशन है, इसीलिए इसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन यूज होगा सब्जेक्ट के जगह पे वह होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, इसीलिए इसको हम लोग हिम लिखे। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, यहाँ पे आपके सामने ऑब्जेक्टिव फॉर्म और सब्जेक्टिव फॉर्म लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए आप एक और एग्जांपल देखते हैं। यदि मान लो दोस्तों, मैं आपसे बोल रहा हूँ क्या, यदि मान लीजिए कि जो यहाँ पे ही किल्स अ स्नेक लिखा है ना, यदि इसी जगह पे मैं क्या कर दूँ, ही को चेंज कर दें, ही को क्या कर दें? चेंज कर दें। किस चीज़ में? ही के जगह पे हम लगा दें एन एरो। क्या लगा दें? एन एरो किल्स अ स्नेक। अब इसका बनाई तो पैसिव कैसे बनेगा? एन एरो किल्स अ स्नेक, इसका पैसिव कैसे बनेगा? तो इसका पैसिव बनेगा सेम वही रहेगा। क्या? अ स्नेक को पहले कीजिए, इसको पहले लिखिए, सेंटेंस के शुरुआत में यहाँ पे लाइए अ स्नेक। अब किल्स का भी किल्ड होगा, लेकिन उससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है इज, अ स्नेक इज किल्ड। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, बात हमारी क्या हुई कि यहाँ पे ही था तो ही के बदले में हिम लगाया ऑब्जेक्टिव केस,
और उससे पहले जो हम प्रीपोजिशन यूज कर रहे थे सुटेबल प्रीपोजिशन, वह सुटेबल प्रीपोजिशन मेरा बाय हुआ, क्योंकि ये लिविंग बीइंग था, कोई ना कोई लिविंग बीइंग था, इसलिए हम यहाँ पे बाय लगाए। बट अब यहाँ पे एन एरो है, अब ये जो एन एरो है, तो ये एन एरो की बात करें तो ये एन एरो क्या है, सब कोई लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग है, क्या होगा, कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे, आप जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या कौन सा प्रीपोजिशन यूज करूं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एन एरो एक हमारा इंस्ट्रूमेंट या टूल्स का नाम है, नेम ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट और टूल्स बोल सकते हैं ना। तो जब इंस्ट्रूमेंट और टूल्स का है नाम, तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो प्रीपोजिशन यूज होगा कौन सा होगा, वह होगा विथ एन एरो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बातचीत समझ में आ रही होगी आप लोग को, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। जल्दी से आप इसको एक बार देखेंगे ध्यान से, फिर पुनः हम आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो फिर आगे बढ़ते हैं ना। अब मैं इससे इरेज करता हूँ, आइए कुछ इस एग्जाम्पल को इरेज करता हूँ ना, कुछ नए और एग्जाम्पल देखते हैं, 2-3 एग्जाम्पल और, इसके बाद फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे नए टेंस की ओर, अगले टेंस की ओर। चलिए अगला एग्जाम्पल हम लिखते हैं दोस्तों, क्या है हमारा अगला एग्जाम्पल, लिख लेता हूँ राखी सरप्राइजेज हिम, राखी सरप्राइजेज हिम, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, राखी सरप्राइजेज हिम बोले तो राखी हमारा सब्जेक्ट हुआ, सरप्राइजेज वर्ब का 5th फॉर्म और हिम ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब लगाए कौन सा लगाए, वर्ब का 5th फॉर्म, ठीक है ना। बट अब इसका ऑब्जेक्ट बनाना हो तो क्या करेंगे, अब इसको ले आओ। अभी मैंने आपके सामने लिखा ना कि यदि यहाँ ऑब्जेक्ट है तो यदि इस ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे लाना है, सब्जेक्टिव केस, तो हिम किसका है, देखिए ही का सब्जेक्टिव फॉर्म ही होता है और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हिम लिखा हुआ है, बट अब इसे सब्जेक्ट के प्लेस पे ला रहे हैं, इसलिए इसका अब सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करना होगा, ठीक है। और जब सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करना होगा तो हिम का सब्जेक्टिव फॉर्म ही होता है, इसलिए यहाँ पे होगा ही, ठीक है। अब इसके अनुसार ही के अनुसार हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, इज एमआर में, तो हमारा इज होगा, ही इज, सरप्राइज का 3rd फॉर्म सरप्राइज्ड। अब बताइए ही इज सरप्राइज्ड किससे, राखी जो है सो ये कोई लिविंग बीइंग है या फिर नॉन लिविंग, तो आपको ये पता चलेगा कि राखी जो है सो लिविंग बीइंग है, इसलिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा, बाय राखी, क्योंकि बाय इसलिए लगा क्योंकि ये लिविंग बीइंग है। बाय का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, जब कोई लिविंग बीइंग होता है तब। राखी एक लिविंग बीइंग है, इसलिए इसके साथ हम लोगों ने लगाया क्या, बाय प्रीपोजिशन, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे इसी बात को देखेंगे, ध्यान से एक बार समझिए। यदि इस राखी के जगह पे हम क्या लिख दें, हिज आंसर या हर आंसर, ठीक है, क्या कर दें, हर आंसर या हिज आंसर, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। चलिए हर लेकर चलते हैं। अब हर आंसर सरप्राइजेज हिम, हर आंसर सरप्राइजेज हिम। अब इसका क्या बनेगा, पैसिव, तो फिर वही सेम कंडीशन क्या कि हिम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लाना हो यहाँ पे सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो ही यूज करेंगे। उसके लिए हेल्पिंग वर्ब में इज होगा, सरप्राइज का सरप्राइज्ड होगा, सरप्राइजेज का सरप्राइज्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पे हर आंसर बोल रहा है, तो हर आंसर क्या है, लिविंग बीइंग है या फिर नॉन लिविंग या समथिंग, क्या हैगा, तो ये जो है सो नॉन लिविंग में आएगा ना, यानी कि समथिंग में आएगा बात, ठीक है। यानी कि क्या होगा, समथिंग, ये वाला कैटेगरी में आएगा, यानी कि नहीं तो नॉन लिविंग है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, ना कोई मीडियम है, इसलिए आ जाएगा
समथिंग वाला में, तो इसके आधार पे हम प्रीपोजिशन एट यूज करेंगे। ही इज सरप्राइज्ड एट हर आंसर। हर आंसर का हर आंसर ही होगा, कोई इसमें परिवर्तन नहीं, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, क्या होगा हमारा अगला एग्जांपल। अगला एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ आपको, फायर इनगल्फ द फॉरेस्ट। फायर इनगल्फ द फॉरेस्ट, ठीक है, यह एक एग्जांपल है। नेक्स्ट, अब इसकी क्या बनेंगे, पैसिव। तो इसका पैसिव होगा वही द फॉरेस्ट को पहले ले आओ। अब तो आप लोग को आने लग गया होगा ना, इतना बार बना दिए हम लोग कि आने लगा होगा। द फॉरेस्ट होगा, द फॉरेस्ट। अब क्या होगा, द फॉरेस्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, तो सिंगुलर है, एक जंगल की बात किया जा रहा है, इसलिए इसके साथ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा वह इज होगा, द फॉरेस्ट इज। अब इनगल्फ का V3 क्या होगा, इनगल्फ्ड। द फॉरेस्ट इज इनगल्फ्ड किसके द्वारा। अब देखिए बोल रहा है फायर। फायर बोले तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा दोस्तों, तो फायर कहने का मतलब कि यहाँ पे जो प्रीपोजिशन यूज होगा, मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या ये मान लीजिए आपका एक जंगल है दोस्तों, क्या है, यह जंगल है और इस जंगल में क्या हो गई है, आग लग गई है, ठीक है ना। फायर, आग लगी हुई है, इस जंगल में आग लगी हुई है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पूरे जंगल में जब आग लगी हुई है तो हम लोग कह सकते हैं ना कि आग में पूरा जंगल क्या हो गया, समा गया है, एक चीज़ के अंदर दूसरा, यानी कि जंगल के अंदर आग लग गई, यानी कह सकते हैं कि पूरी जंगल आग के लपेट में आ गई, है ना। तो हमारा क्या हो गया, नेम ऑफ मीडियम, क्या हो गई बात यहाँ पे, नेम ऑफ मीडियम, यानी कि उसको जलाने का कोई तो माध्यम है ना, किस माध्यम से जला, आग के माध्यम से। तो नेम ऑफ मीडियम के होने के कारण हम यहाँ पे जो प्रीपोजिशन यूज करेंगे वो होगा इन फायर। द फॉरेस्ट इज इनगल्फ्ड इन फायर। जंगल पूरे आग के द्वारा क्या कर दिया गया, जला दिया गया, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लिखते हैं, दो और, इसको आप एक बार जल्दी से देखेंगे। आइए अगला एग्जांपल हमारा है, नरेश मैरिज गीता। अब इसका पैसिव बनाइए तो दोस्तों क्या बनेगा पैसिव, जल्दी से आप इसका पैसिव बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए दोस्तों, तो इसका पैसिव क्या बनेगा, आप लोगों ने समझने की कोशिश किया होगा, नरेश मैरिज गीता। अब यहाँ पे क्या होगा, चलिए तो हम इस गीता को पहले ले आते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, अब इसे सब्जेक्ट के प्लेस पे ले आते हैं। चलिए हम यहाँ से गीता को उठाकर यहाँ ले आए, ठीक है, हो गया हमारा गीता। अब गीता के अनुसार कौन सा हेल्पिंग वर्ब, इज MR में, तो हमारा इज लगेगा, गीता इज। मैरी एक वर्ब है। अब ध्यान देना दोस्तों, मैरी एक ऐसा वर्ब है जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। मैरी एक ऐसा वर्ब है जिस वर्ब को यदि एक्टिव वॉइस में लिखें, AV, क्या करें, वर्ब को एक्टिव वॉइस में लिखें तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। क्या होगा, मैरी एक ऐसा वर्ब होता है जिस वर्ब को एक्टिव वॉइस में लिखा जाए तो उसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। बट यदि इसे हम पैसिव वॉइस में लिखें ना,
मैरी वर्ड को पैसिव वॉइस में लिखे तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज होगा दोस्तों वह होगा टू। कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? टू, है ना। आइए, गीता इज, अब मैरी का भी 3, मैरिड, गीता इज मैरिड किससे? अब प्रीपोजिशन हमारा क्या होना चाहिए? पैसिव वॉइस बना रहा हूँ ना हम लोग, अभी हम लोग क्या बना रहे हैं? पैसिव वॉइस बना रहे हैं, इसलिए हमारा वर्ब प्रीपोजिशन टू यूज होगा। मैरिड टू किससे? नरेश को यहाँ ले आइए उठाकर, नरेश। गीता इज मैरिड टू नरेश। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। चलिए वो एग्जाम्पल क्या है हमारा? आई नो हिज एड्रेस, आई नो हिज एड्रेस। अब यहाँ पे क्या बनेगा इसका? पैसिव, तो इसका पैसिव बनेगा। चलिए अब इस एड्रेस को हम लोग सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं। यहाँ पे क्या होगा? तो होगा यहाँ पे हिज एड्रेस। अब हिज एड्रेस के अनुसार इज एम आर में कौन सा? इज एम आर में कौन सा हेल्पिंग वर्ब? तो हम इज यूज करेंगे। हिज एड्रेस इज, वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो नो का थर्ड क्या होता है? नोन। हिज एड्रेस इज नोन। अब यहाँ पे बात आती है प्रीपोजिशन की। कौन से प्रीपोजिशन? तो देखिए आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है नो वर्ब जो होता है उसके साथ हम कौन सा यूज करते हैं? प्रीपोजिशन टू। तो यहाँ जो नोन है वो क्या है? नो का ही तो वर्ब, नो का ही तो थर्ड फॉर्म है ना, इसलिए इसके साथ हम प्रीपोजिशन टू यूज करेंगे। और आई हमारा है सब्जेक्ट के प्लेस पे, अब इसे ले आना है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, यानी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? मी। ठीक है, हिज एड्रेस इज नोन टू मी, उनका एड्रेस मुझे पता है या मैं उनका एड्रेस जानता हूँ। ठीक है ना। इस तरह से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कंप्लीट कंसेप्ट मैं आपको दिया हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी दोस्तों। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक बार देखेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा वीडियो लंबा होने के कारण मैं आगे के टेंस को मैं अगले पार्ट में लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से बार बार देखेंगे। एक बार फिर से देखिए इसको अच्छे से। चलिए, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें एनर्जी प्रदान करती है। ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।